हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, ज्योति एकेडमी। आप सभी का एक बार फिर से ज्योति एकेडमी द्वारा संचालित इन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में डिस्कस किया था। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, डाई मतलब द्वि, दो, और पोल का मतलब ध्रुव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से। तो इसकी डेफिनेशन है समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के। दोनों का परिमाण समान है और प्रकृति दोनों की यहाँ पर डिफर है, यानी विपरीत, अपोजिट पोलैरिटी है। विपरीत प्रकृति के दो आवेशों के मध्य की दूरी अत्यंत कम हो, ये एंगस्ट्रॉम की कोटि की होगी, अत्यंत कम हो, तो इस प्रकार बना निकाय, इस प्रकार बना निकाय, निकाय का मतलब सिस्टम, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगर ये एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये लिख कर रहना है। इसका डायग्राम देखिए, ये एक आवेश है और ये दूसरा आवेश है, ये -q और ये +q, दोनों का परिमाण सेम हो गया। मैंने आपको पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर ये एक कूलम होगा तो ये कितना होगा, -1 कूलम, और इन दोनों के मध्य की दूरी 2 है, जो कि बहुत कम है। तो इस प्रकार बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बेटा इसका एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो एग्जांपल क्या लिखेंगे, HCl, NaCl एटसेट्रा, ये इसका एग्जांपल हो गया। अगली डेफिनेशन देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कैसे डिनोट किया जाता है, P वेक्टर द्वारा। चूंकि ये सदिश राशि है तो इसे P वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। डेफिनेशन देखिए, विद्युत द्विध्रुव में, यह हमारा विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों का परिमाण सेम है, तो किसी एक आवेश का परिमाण वह दोनों आवेशों के मध्य की सदिश दूरी, यहां पर दूरी कैसी होगी, सदिश दूरी, जिसे विस्थापन भी कहा जाएगा, दोनों आवेशों के मध्य की सदिश दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे कैसे डिनोट किया जाता है, इसे P वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो P वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, Q इंटू 2a, ये डॉट है, ठीक है बेटा, ये बिंदु गुणनफल, ये हो गया। अब इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश रेखा, बताया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश रेखा अक्षीय रेखा कहलाएगी, और मध्य बिंदु, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत गुजरने वाली रेखा, वो क्या कहलाएगी, निरक्षीय रेखा। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, देखिए बेटा इधर, इसका मात्रक कूलम, आवेश का मात्रक कूलम, और दोनों के मध्य की दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो ये हो गया कूलम इंटू मीटर। इसकी विमा भी आप यहां से A1T1, आवेश की विमा A1T1, और दूरी की विमा L1। सीजेस इकाई क्या होती है इसकी, dy। ये इतनी बातें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता दिया था, एक बार आपको मैंने रिवाइज करवा दिया है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए बेटा, इस पे जो पहला न्यूमेरिकल बनता है वो क्या है, इस पर पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1, NaCl अणु में दोनों परमाणुओं के मध्य, दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। तो NaCl का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें, आघूर्ण ज्ञात करें। यह आपका बुक का ही प्रश्न है, ये ऐसा प्रश्न आ भी चुका है एक बार एग्जाम में। तो देखिए बेटा इधर सॉल्यूशन करेंगे इसका, देखिएगा इधर,
ये Na का परमाणु Na प्लस और ये Cl माइनस, ठीक है बेटा। इस पर Na प्लस पर आवेश कितना हो गया प्लस E, और इस पर आवेश कितना नेगेटिव है माइनस E। एक पर पॉजिटिव E आवेश और एक पर नेगेटिव E आवेश, दोनों के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम। तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो गया, P बराबर कितना होता है Q इंटू 2a। P बराबर आवेश इंटू दोनों के मध्य की दूरी, दोनों के बीच की दूरी को 2a से लिखा जाता है, और 2a का मान हमें दिया हुआ है 1.28 एंगस्ट्रॉम। ये 2a क्यों लिखा जाता है इसका भी रीजन सुन लीजिए। ये इसका मध्य बिंदु है, तो बेटा अगर ये पूरा 2a होगा तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी a, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी a कितनी हो जाएगी a, तो ये a प्लस a 2a, इसलिए 2a से लिखा जाता है। q का मान परिमाण लिखना है आपको, तो कितना हो जाएगा e का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत में बताया गया था आपको, आवेश का क्वांटा e होता है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है। दोनों के मध्य की दूरी अर्थात 2a का मान 1.28 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10, पता होगा आपको एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इसका आंसर है। मात्रक में लिख दिए कूलम इंटू मीटर, ठीक है बेटे, इसको नोट कीजिए। आइए बेटा अगला पॉइंट देखते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करके भी लिख लीजिएगा और स्टार पॉइंट लगा दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर की दिशा सदैव नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होती है। यानी जो P वेक्टर की दिशा होगी, अगर कोई राशि सदिश है तो उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। परिमाण कैसे निकाला जाएगा, परिमाण P इक्वल टू कितना Q इंटू 2a, और इसकी दिशा क्या होगी वो इस कथन से आ जाएगा, इसकी दिशा सदैव माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होगी। अब देखिए इधर मान लीजिए ये माइनस Q आवेश है और ये प्लस Q आवेश है, ठीक है बेटे। तो अब इसकी दिशा, इस विद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होगी, ये माइनस Q से प्लस Q की ओर, यानी इसकी दिशा इस तरफ हो जाएगी माइनस से प्लस की ओर। और देखिए एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, ये माइनस Q आवेश और यहां पर ये प्लस Q आवेश। अब बताइए कि P वेक्टर की दिशा किधर होगी, तो देखो बच्चों माइनस से प्लस की ओर, यानी इसकी दिशा इस दिशा में, यानी ऋणात्मक y अक्ष के अनुदिश हो जाएगी। और देखिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ये मान लीजिए माइनस Q आवेश और इधर ये है प्लस Q आवेश। अब इसकी दिशा किधर होगी, माइनस और प्लस आवेश को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश माइनस से प्लस की ओर, तो ये माइनस से प्लस की ओर होगी। कभी ये गलती मत कर देना कि प्लस से माइनस की ओर कर दो, हमेशा कहाँ रहेगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होगी। माइनस और ये प्लस, तो इधर। अगर इसका उल्टा होता तो इधर पॉजिटिव होता, इधर पॉजिटिव होता और इधर नेगेटिव होता। अब दिशा किधर हो जाती है, इससे अपोजिट हो जाती है, माइनस से प्लस की ओर हो जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है बेटे? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने इतनी बातें पढ़ ली है, अब इसको पढ़ने की क्यों आवश्यकता पड़ी, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो एक्चुअली ये जो एग्जाम में आता है ये डेरिवेशन के फॉर्म में आता है, और वो दोनों जो डेरिवेशन है वो मैं लिख देता हूं यहां पर। देखिए बेटा दो डेरिवेशन है, ये ज्ञात किया जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है, इसलिए थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पढ़ी गई विद्युत द्विध्रुव की और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। याद करो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखे वो एक बार अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, और जो ऐड बाद में हुए हैं ग्रुप में वो चैनल में जाके भी देख सकते हैं, वहां पर सारे वीडियो लेक्चर्स हैं आपके लिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बेटे बताइए क्या होगा, E इक्वल टू KQ अपॉन बिंदुवत आवेश के कारण E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर।
ऐसा आपको याद होगा। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ/R²। एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और दूसरी क्या चीज ध्यान रखनी है, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है। अब देखिए इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब ज्ञात करेंगे यहां पर, तो उसकी दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या, अक्षीय रेखा पर स्थित, ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। कहां पर, एक बार तो ज्ञात करनी पड़ेगी आपको, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अब पहले पता तो होना चाहिए अक्षीय रेखा किसे कहते हैं, तो याद करो अभी क्या बताया मैंने, माइनस और प्लस आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश उस लाइन को क्या कहा जाएगा, अक्षीय रेखा। याद है क्या, तो देखिए ये एक आवेश और एक आवेश यहाँ पर -Q और ये +Q, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एडजॉइंट लाइन, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा अक्षीय रेखा। तो इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु हो सकता है वो यहां हो सकता है वो यहां हो, तो वहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। अगला सेकंड है बी, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ये ऐसा आपके लिए प्रश्न आएगा। तो बात समझ में आ गई। सबसे पहले देखिए विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, आवेश के चारों ओर के अदृश्य क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E = KQ/R²। अब यहां पर आते हैं विद्युत द्विध्रुव में, विद्युत द्विध्रुव ये रहा बेटे, देखिए इधर ये रहा विद्युत द्विध्रुव, ये -Q आवेश और ये +Q आवेश। तो विद्युत द्विध्रुव में अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा कौन सी होगी, इस वाली लाइन को कहा जाएगा अक्षीय रेखा, और इस बिंदु पर आपको क्या निकालना होगा, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर लिखा हुआ भी है, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो एक बार आपको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ेगी। दूसरी बार निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर, तो निरक्षीय रेखा किसे कहा जाता है, तो ये है नेगेटिव आवेश, ये है पॉजिटिव आवेश। याद करो बेटा, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया और अभी भी बताया, निरक्षीय रेखा किसे कहा जाएगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से लंबवत गुजरने वाली रेखा, यानी इस वाली लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा वहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। ये बात क्लियर है। अब हम हमारा पहला डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, तो सब बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा। पहला डेरिवेशन है, और ये जितने अब मैं डेरिवेशन कराऊंगा ये सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट डेरिवेशन ए, अक्षीय रेखा पर स्थित, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, ऐसा प्रश्न आएगा 2 नंबर का। तो बच्चे देखिए इधर बात समझ में आ गई। अक्षीय रेखा किसे कहा जाएगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश रेखा अक्षीय रेखा। माना इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया गया है, वहां से आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे और समझने का कार्य पूरा बोर्ड पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल समझ लें और नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करें, तो ऐसा बिल्कुल मत करना बेटा, ये आपके लिए ही हानिकारक होगा। तो देखिए इधर माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव
जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण स्मॉल q है। मान लेते हैं कोई एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण कितना है, स्मॉल q। वह दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है, जिसे चित्रानुसार दर्शाया गया है। अब देखो, एग्जाम में अगर आपके लिए आता है तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। प्रश्न कैसे आएगा, 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोनों का मतलब एक ही होगा। तो माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण कितना, q। तो यहां पर आप डायग्राम बनाएंगे। ये एक आवेश है -q, और यहां पर ये आवेश कितना हो गया, +q। प्रत्येक आवेश का परिमाण स्मॉल q है। वह दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है बच्चों, 2a। ये दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। हमें कहां पर ज्ञात करना है, अब आगे लिखेंगे, इस बात को दर्शाया गया है। हमें विद्युत द्विध्रुव, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से समझिएगा। हमें विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु कौन सा है, ये इसका मध्य बिंदु है, ये मिडिल पॉइंट। ये अगर मिडिल पॉइंट होगा तो यहां से यहां तक की दूरी a, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी a, इसीलिए इसको 2a लिखा जाता है, ताकि 2a का बंटवारा कर दिया जाए, आधा आधा, a इधर आ जाएगा और a इधर आ जाएगा। अगर आप इसको a लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर a/2 आ जाता और यहाँ पर a/2 आ जाता, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी हो इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों के बीच की अल्प दूरी 2a दी गई है। हमें विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय रेखा कौन सी हो जाएगी, ये वाली लाइन। हमें विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय रेखा पर r दूरी पर, कितनी डिस्टेंस है यहां पर मैंने डिनोट कर दिया, r दूरी पर स्थित बिंदु, इसको पॉइंट नाम दे दिया P। ठीक है बेटा, स्थित बिंदु, या एक काम करो, इसको P की जगह आप P ले लेते हैं। स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा उद्देश्य हो गया, टारगेट हो गया ये हमारा। आइए दोबारा देखिए, हम क्या कर रहे हैं, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। अक्षीय रेखा कौन सी होगी, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश रेखा अक्षीय रेखा होगी। अक्षीय रेखा पर बिंदु O से r दूरी पर, यहां से r दूरी पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने बिंदु P, क्योंकि आपकी पीडीएफ में ये बिंदु P है इसलिए मैंने बिंदु P ही लिखा है। यहाँ पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वहां देखेंगे आप, तो इसको मैंने A पॉइंट नाम दिया है और इसको मैंने B पॉइंट नाम दिया है। ये पॉइंट है, बिंदुवत आवेश। बिंदुवत आवेश किसे कहा जाता है, जो किसी बिंदु पर रखा हो उसे बिंदुवत आवेश कहा जाता है। तो बात होगी बात बेटे समझ में। माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण q व दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है, जिसे चित्रानुसार दर्शाया गया है। ये अरेंजमेंट हो गया डायग्राम, -q आवेश +q आवेश, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस 2a, ये मध्य बिंदु, तो इधर की डिस्टेंस हो जाएगी a और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी a। हमें विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यहाँ से O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, और ये अक्षीय रेखा पर होनी चाहिए, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आइए इसके बाद का जो डेरिवेशन करेंगे वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर सेम यही लैंग्वेज लिखी जाएगी। माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2 है, जिसे चित्रानुसार दर्शाया गया है।
वहां क्या चेंज होगा, देखिए इधर हमें विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय की जगह क्या आ जाएगा, निरक्षीय रेखा, निरक्षीय लाइन ये वाली हो जाएगी। निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बेटे एक बात और मैं बताता हूं आपको, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पूरी फिजिक्स में 2 बार पढ़ेंगे। एक बार चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे और एक बार चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। वहां पर चुंबक होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां आएगा अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर, यहाँ विद्युत क्षेत्र आ रहा आएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। फिर आएगा निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। यहां पर अगर ये अच्छे से समझ में आ जाता है तो वहां पर भी आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, इसलिए पूरा यहाँ पर ध्यान देना है। इसको मैं अब रफ कर देता हूँ, इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा या अपनी पीडीएफ से भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए बेटा कैसे होगा ये डेरिवेशन। एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको यहाँ दिखता भी रहे वीडियो में। ये -q आवेश, ये +q आवेश, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, मध्य बिंदु बिंदु O, इस वाले बिंदु को नाम दिया A, इसको नाम दिया B। ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। हमें विद्युत द्विध्रुव के किस रेखा पर, अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा ये वाली हो जाएगी, चाहो तो इधर भी बढ़ा सकते हो आप। इससे मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, यहाँ पर डिस्टेंस कहां से मापी गई है, मध्य बिंदु से डिस्टेंस मापी गई है। अब देखो बेटा, अब आप जानते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, KQ/r²। तो देखो लैंग्वेज क्या बनेगी, लैंग्वेज यहां बनेगी, देखिएगा बिंदु P पर एक एक करके निकालेंगे। यहाँ पर 2 आवेश है, इस बिंदु P पर एक बार नेगेटिव आवेश के कारण और एक बार पॉजिटिव आवेश के कारण। बिंदु P पर बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको लिखा कैसे जाएगा, P पर किसके कारण, A के कारण, तो क्या लिखा जाएगा, EPA। बात समझ में, P पर A के कारण। जब मैं B का लिखूंगा, P पर B के कारण, भाई P पर ही तो हमें ज्ञात करना है, तो P पर एक बार बिंदु A के कारण और एक बार बिंदु B के कारण। ये आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। जो बच्चे बाद में ग्रुप में ऐड हुए हैं वो पहले उन वीडियो लेक्चर्स को देखें, बाद में इस वीडियो लेक्चर्स को देखें। ऐसा जंप करके नहीं आ जाए कि पहले नवा देख लेते हैं दूसरा बाद में देख लेंगे, 1 बाय 1 करके 1 2 3 4 5 6 इस तरह से देखें बेटे, ठीक है। और डेली का डेली आप देखें, ऐसे नहीं है कि कोई बात नहीं आज नहीं कल देख लेंगे, आपका ही नुकसान रहेगा बेटा इसमें। तो EPA यहाँ वेक्टर लगा देते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r²। यहाँ पर हम परिमाण लिखते हैं हमेशा, तो यहाँ का परिमाण कितना हो जाएगा, दोनों का परिमाण सेम है, तो KQ। अच्छा, यहां से लेकर इस आवेश से लेकर इस यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, बहुत सिंपल है बच्चों, इधर ध्यान दीजिए। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, तो पहले देखिए ऐसा लिख लेता हूं मैं, RAP का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई होगी। AP का मतलब है दूरी, R का मतलब दूरी, A और P के बीच की डिस्टेंस, ठीक है बेटा। अब देखिए इधर, ये अगर नेगेटिव आवेश है तो नेगेटिव आवेश के कारण क्या बताया था मैंने आपको, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर होगा और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहां होगा, अंदर होगा। अगर ऐसे याद नहीं रख सकते हो तो आप ऐसे भी रख सकते हो गुणधर्म से भी। पॉजिटिव आवेश के कारण बल रेखा कहां जाती है, बाहर, और ऋणात्मक आवेश में कहां आती है, अंदर की ओर आती है। याद आया। तो देखो बेटे यहाँ पर ये नेगेटिव आवेश है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इस दिशा में। क्या लिखूंगा, EPA। बात क्लियर है, EPA।
ये धनात्मक है तो धनात्मक के कारण किधर जाएगा, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। अच्छा ये दिशा क्या होगी, इधर देखिए बेटा, इस दिशा को अगर मैं आई कैप बोलूंगा तो इस दिशा को ऑटोमेटिकली क्या बोल दूंगा मैं, माइनस आई कैप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर दिशा लिखूं तो कितना लिखूंगा मैं, माइनस आई कैप। अब आर ए पी कितना होगा, आर ए पी यानी दूरी ए से लेकर पी तक की, तो क्या लिखूंगा, पहले ए से लेकर ओ तक की दूरी, फिर प्लस ओ से लेकर पी तक की दूरी, तो कितनी हो जाएगी, ए से लेकर ओ तक की दूरी। अगर कुल दूरी 2a है तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, ए, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी r, तो बेटा ये कितना हो गया, r प्लस ए। तो यहां कितना आ जाएगा, ई पी ए वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी दिशा आ जाएगी माइनस आई कैप। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण नंबर 1, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ई पी ए वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ दिशा को ऐसे लिख दीजिए। इससे आपको समझ में आ जाएगा ये इस दिशा की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटे, ये मुझे ध्यान रहेगी, आप अपना नोट कर लीजिएगा। आगे देखते जाइए। इसी प्रकार जो एक्सरसाइज यहां पर करी, इसके लिए करी, वही काम या इसके लिए करेंगे। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित, इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित, सॉरी लैंग्वेज गलत लिख दी मैंने, इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो आपकी बार क्या आ जाएगा, E किस पर, P पर, किसके कारण, B के कारण, तो E P B वेक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला के आवेश लिखा जाता है, केवल परिमाण लिखा जाता है, तो Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो R की जगह R, D से लेकर P तक की दूरी का स्क्वायर। चूंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के कारण किधर जाएगा बेटे, पॉजिटिव के कारण दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर चला जाएगा। इस दिशा को क्या लिखेंगे, आई कैप। क्यों, अगर ये दिशा आई कैप होगी तो इसके अपोजिट डायरेक्शन माइनस आई कैप होगी। अगर ये जे कैप होगी तो ये वाली माइनस जे कैप होगी। अगर ये के कैप होगी तो अपोजिट माइनस के कैप। बात समझ में आई? तो बेटे देखिए जरा, चूंकि आर बीपी तो बेटे देखिए यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, बी से लेकर पी तक की दूरी। तो देखो बच्चों इधर इसको मैं समझा देता हूँ। ये कुल दूरी कितनी है, यहां से लेकर यहां तक आर, उसमें से ये दूरी कितनी है, ए। हमें तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी थी, तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस ए। दोबारा ध्यान दीजिए, यहाँ दोबारा देखिए, ये बिंदु ओ, ये बिंदु बी और ये बिंदु पी। ये डिस्टेंस कितनी, ए, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी, आर। हमें कौन सी वाली डिस्टेंस निकालनी है, हमें जो मतलब है, हमें इस वाली डिस्टेंस से मतलब है। किससे बेटे, इस वाली डिस्टेंस से मतलब है। तो कुल दूरी है आर और ये दूरी है ए, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, आर माइनस ए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो आर माइनस ए, आर माइनस ए यहां लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये है प्लस आई कैप। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। क्यों 2 ही समीकरण क्यों आई, 3 क्यों नहीं आई? अरे आवेश यहाँ पर 2 है, तो 2 ही आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लग रहा है, 2 ही समीकरण होंगे। अगर 3 होते हैं तो 3 के कारण, 4 होते हैं तो 4 के कारण। ये दोनों समीकरण आ गई। अब देखिए बेटा, हम जानते हैं एक लग रहा है आई कैप दिशा में और एक लग रहा है माइनस आई कैप दिशा में। अब मैं दोनों को लिख देता हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 कितनी आई, वो आया ई पी ए वेक्टर इज इक्वल टू
के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर और दिशा है इस दिशा में। ये समीकरण नंबर 1। चाहो तो आप माइनस आई कैप लिख दीजिए। और ई पी बी वैक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और इसकी दिशा है प्लस आई कैप की तरफ। ठीक है, अब वेक्टर क्या कहता है? वेक्टर आपने अगर 11th क्लास में पढ़ा हो कि अगर दोनों की दिशा परस्पर विपरीत हो, एक बल इस दिशा में लग रहा है और एक बल इस दिशा में लग रहा है, दोनों बल परस्पर विपरीत लग रहे हो, तो परिणामी बल ज्ञात करने के लिए बड़े बल में से छोटे बल को घटा दिया जाता है। बात क्लियर है? अगर दोनों एक ही दिशा में लग रहे हो तो जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा? दोनों का ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन एक इस दिशा में लग रहा है और एक इसके विपरीत दिशा में लग रहा है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। अब यहाँ समस्या ये आ गई कि सर इसमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए बड़े में से छोटे को घटाइए। बड़ा कौन सा है? तो देखिए बेटा, इधर के क्यू दोनों जगह कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें भाग लग रहा है आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए, और यहां भाग लग रहा है आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आर प्लस ए, आर में कुछ जुड़ रहा है और वो जुड़ के उसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये बड़ी संख्या हो गई। आर माइनस ए, आर में से कुछ घट रहा है, तो ये छोटी संख्या हो गई। जब अंश में ये अंश में अंश बटा हर आप समझते होंगे, अगर हर में बड़ी संख्या हो, हर में बड़ी संख्या का भाग लगे तो परिणामी मान क्या आ जाता है? छोटा जाता है। एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए 100 में एक बार 1 का भाग लगाया, 100 में एक बार 2 का भाग लगाया, 100 में 3 का भाग लगाया, 100 में 4 का भाग लगाया, ऐसे करते करते 100 में 10 का भाग लगाया। अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर की वैल्यू अंश का, सॉरी बेटा थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको कि ये एक वैल्यू तो ये आई, एक वैल्यू आई, के क्यू कॉन्स्टेंट है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ रहा है आर माइनस ए का होल स्क्वायर। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो एक एग्जांपल लेते हैं। 100 में एक बार 1 का भाग लगाया, 100 में एक बार 2 का भाग लगाया, 100 में एक बार 3 का भाग लगाया, ऐसे करते करते हम यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो ऊपर की वैल्यू तो कांस्टेंट है, जिस तरह से यहाँ पर कांस्टेंट है, नीचे वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 100 बटा 1 100, 100 बटा 2 50, 100 में 3 का भाग लगाया 33.33, 100 में 4 का भाग लगाया 25 और 100 में 10 का भाग लगाया तो कितना आ गया? 10। तो जैसे जैसे नीचे की संख्या यानी हर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मान घटता जा रहा है। तो यहाँ पर ये बड़ा है, यहाँ पर अंश बटा हर बड़ा है, तो इसका मान कम हो जाएगा, और यहाँ पर हर छोटा है तो इसका मान बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। तो अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता के लिए समीकरण 2 माइनस, इसको हटा देता हूं मैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा देंगे। बात समझ में आ गया? और ये बड़ा कौन है छोटा कौन है ये आपको मैंने एक एग्जांपल से बता दिया, इसके बारे में और आप सोचना। तो देखिए बेटा, EP इज इक्वल टू, जब परिणामी तीव्रता लिख रहे हैं तो केवल EP लिखेंगे। अच्छा, बड़े में से छोटे घटाएंगे, बड़ा कौन सी वैल्यू है? ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो KQ चाहो तो यहाँ लिख दीजिए EPB माइनस EPA। अब वेक्टर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये EPB माइनस EPA, इसकी वैल्यू कितनी है? KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा, इधर इस चीज को देख लिए, एक बार इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये हम ज्ञात कर रहे हैं, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव, ये नेगेटिव आवेश, ये पॉजिटिव आवेश, दोनों के मध्य की दूरी 2 है, ये मध्य बिंदु, तो यहां से यहां तक की दूरी A और यहां से यहां तक की दूरी A।
हमें विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P और ये बिंदु अक्षीय रेखा पर है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक बार नेगेटिव आवेश के कारण निकालेंगे तो नेगेटिव के कारण अंदर की ओर आएगा, समीकरण नंबर 1, और एक बार पॉजिटिव के कारण निकालेंगे तो पॉजिटिव के कारण मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर चला जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 बता रहा है ये इस दिशा में जा रहा है और समीकरण 2 बता रहा है ये इस दिशा में जा रहा है। चाहो तो यहाँ पर माइनस आई कैप लिख सकते और यहाँ पर प्लस आई कैप लिख सकते हो। ठीक, एक पॉइंट मैंने आपको भी बताया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव नेगेटिव से पॉजिटिव आवेश की ओर होती है। तो देखो बेटा इधर यहाँ पर इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होगी, ये बात ध्यान रखना, ये भी आपके काम भी आएगा। अब इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक नोट करिए। तो बेटे देखिए, इससे पहले हमारी इक्वेशन क्या आई थी, EP इक्वल टू KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसके बाद जितना भी स्टेप्स आएगी वो सारा मैथमेटिकल है, पूरा गणितीय रूप है, तो उसको एक एक करके समझेंगे और बायो वाले बच्चे स्पेशल इसकी प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 2 बार। आए बात समझ में, पहले एक बार समझ लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करना है। तो देखिए बेटे, EP इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन लूंगा मैं, KQ कॉमन ले लेंगे, KQ कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ये पहले इक्वेशन आ गई थी, इक्वेशन नंबर 3, इसको आगे सॉल्व करा, यहां तक आ गया। अगले टर्म में क्या आएगा, EP इज इक्वल टू KQ, इधर देखिए 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? अब यहां से R माइनस A के होल स्क्वायर से R माइनस A का होल स्क्वायर कटा, क्या बचा R प्लस A का होल स्क्वायर, वो 1 से गुणा होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस, इससे ये टर्म कटी, क्या बचा R माइनस A का होल स्क्वायर, तो क्या लिख दिया मैंने R माइनस A का होल स्क्वायर। बात क्लियर है? अगले टर्म में पूरा मैथमेटिकल है, ये फिजिक्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है, पूरी मैथ से ये KQ। अब इधर देखिए, सबसे पहले नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, R माइनस A इंटू R प्लस A, इन दोनों का बोथ का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले इक्वेशन को अंश को सॉल्व कर लेते हैं। R प्लस A का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA। यहां तक सॉल्व कर लिया। आगे देखिए इधर EP इज इक्वल टू, एक बार पहले आप इसको उतार भी लेना, EP इज इक्वल टू, इधर देखिए R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA, ऐसा कैसे लिख दूंगा मैं, KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, अब क्या जाएगा माइनस का R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर और ये माइनस प्लस 2RA अपॉन नीचे वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये देखिए बेटा A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला पता होगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो जो चीज कट जाए उनको काट लीजिए, R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कट गया, A स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा EP इज इक्वल टू KQ। देखिए 2RA प्लस 2RA कितना 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक ये इक्वेशन हो गई। एक बार और समझ लीजिए इसको, एक बार समझ देता हूं आपको।
ईपी इजिकल टू आया के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा इन दोनों का, इनको साथ लिख दिया आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इससे ये कटा तो क्या बचा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, वो मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस सेम कंडीशन है आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको खोल दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r है माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r है ब्रैकेट बंद। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या है बेटे इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो इन दोनों को एक मंजिले ब्रैकेट में मैंने स्क्वायर लिख दिया। आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, ये अलग से लिख दिया आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए। इधर सॉल्व करा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही चीज आ गई, इससे ये सॉल्व हो गया। अब इधर देखिए विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम जानते हैं कि दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी अत्यंत कम होती है, यानी a का मान अत्यंत अल्प होता है, अत्यंत अल्प होता है। अब अगर a का मान बहुत कम है तो उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो और भी कम हो जाएगा। कैसे देखिए इधर 0.01 ये बहुत कम है, यानी इसको मैं 10 की घात माइनस 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो कितना आ जाएगा 10 की घात माइनस 4, ये और भी कम हो जाएगा। तो बेटा इधर देखिए ये तो हम जानते हैं ना कि a का मान बहुत कम होता है, दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा यही होती है कि दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी अत्यंत कम होनी चाहिए। अब a का मान बहुत कम है तो a स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, नगण्य का मतलब लगभग इसको 0 के बराबर मान लेंगे, यानी इस a स्क्वायर को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। तो EP इजिकल टू क्या आएगा के क्यू, ऊपर तो एज इट इज रहेगा 4RA अपॉन आर स्क्वायर, ए स्क्वायर को मैंने क्या बताया आपको लगभग 0 के बराबर मान लीजिए, तो आर स्क्वायर माइनस 0 आर स्क्वायर ही रहेगा, और उसका स्क्वायर तो आर स्क्वायर का स्क्वायर तो आर की पावर 4 आ जाएगा। बात समझ में, दोबारा ध्यान दीजिए, इस ए स्क्वायर को नगण्य मान लीजिए तो क्या बचा आर स्क्वायर माइनस 0 और उसका स्क्वायर तो आर की घात 4। तो EP इजिकल टू कितना हो गया के क्यू 4A अपॉन आर की घात 3। कैसे, दोबारा ध्यान दीजिए, ऊपर आर की घात 1 है और नीचे आर की घात 4 है, तो देखिए इधर आर अपॉन आर की घात 4, तो ये कटा बेटा एक बार, तो क्या होता है 1 बटा आर क्यूब। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा, आगे मैं इसको और भी सोल्व करता हूँ, ये वाला रफ करना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करके और एक बार आप इसको अपने नोट्स में भी प्रिपेयर करेंगे या पीडीएफ से भी देख के लिख सकते हो। अभी जरा देखिए EP इजिकल टू के क्यू, लास्ट वाले लाइन एक बार और लिख देंगे 4A अपॉन आर क्यूब। अब ये कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना है। ये जो 4 है इसके टुकड़े कर लीजिए, टुकड़े इन द सेंस 2 को अंदर रहने दीजिए और 2 को बाहर रहने दीजिए। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको अभी समझ में आएगा। देखो 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या के क्यू 2 इंटू 2 इंटू ए अपॉन आर की घात 3, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। अब एक 2 को, इस एक 2 को बाहर निकाल दीजिए तो 2k क्यू और अंदर क्या बचेगा 2a अपॉन आर क्यूब। याद करो, चूंकि हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा P बराबर Q इंटू 2a, ऐसा याद आया आपको। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों के मध्य की दूरी का गुणनफल, सदिश दूरी का गुणनफल, यहाँ पर केवल परिमाण की बात कर रहा हूँ, तो P बराबर कितना हो जाएगा Q इंटू 2a। तो इस Q इंटू 2a की जगह क्या लिख दिया जाएगा P, तो 2kP अपॉन आर क्यूब। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका आंसर है।
अगर इसको सदिश रूप में लिखना हो, किस रूप में, सदिश रूप में, तो वो भी लिखा जा सकता है। कैसे, ईपी लिखेंगे, इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, 2 कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, बस पी के ऊपर वेक्टर लगा दीजिए अपॉन आर क्यूब। ये इसका आंसर है। एक बार पूरे वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, ठीक है। जहां से आपको लगता है डाउट है वहां वीडियो को पॉज करें, थोड़ा अपना दिमाग लगाएं और इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए। और मैं तो कहता हूँ 2 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अक्षीय रेखा पर, इसको ईपी की जगह ई अक्षीय भी लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मंडे को हम निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। कल बेटे संडे है, इसके आप अभी तक के जितने वीडियो लेक्चर्स आपने देखे हैं उन सभी की प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स अपने प्रिपेयर कीजिए। अगर आप ये सारा काम कर लेते हो तो फिजिक्स में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, भले ही आप स्कूल नहीं आ रहे हो। और आप जब भी स्कूल आओगे तब आपको एक बार और इसकी रिवाइज करा दिया जाएगा, लेकिन उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप अभी घर पे रह के इन सभी वीडियोस लेक्चर्स को प्रॉपरली देखो, इनको समझो और अपने नोट्स में प्रिपेयर करो। आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। तो बेटे थैंक यू।